वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रिमरू और उसके बाकी के दोस्त किंगडम ऑफ इंग्रासिया चले जाते हैं, पर वो लोग काउंसिल मीटिंग में जाने से पहले कुछ कपड़े खरीदते हैं, जिसके दौरान रिमरू सबसे अलग कपड़े खरीदता है और इसका मजाक हिनाटा भी उड़ा रही थी, जिसकी वजह से रिमरू सोपोनर को मन ही मन में गालियां देने लगा। पर वो लोग यहाँ पर कल की मीटिंग के बारे में बात करने के लिए आए हैं, जहाँ पर हमें जानने को मिलता है वहाँ के सारे काउंसलर्स टेम्पेस्ट को अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन कुछ कंडीशन पर और प्रॉफिट पाने की लालच में। यहाँ तक कि हिनाटा ने उस प्रिंस के बारे में भी उसको बता दिया। अगले सीन में मारिया बेल ने जोहान को अपनी तरफ कर लिया था, लेकिन वो उसकी जरा से भी इज्जत नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ वो सारे के सारे काउंसिल की तरफ पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनका स्वागत काफी अच्छे से हुआ, पर वहाँ पर कुछ बंदों ने उनका ये शानदार स्वागत बेकार कर दिया, यहाँ तक कि वो उसकी ट्रेन पर अपनी नजर डाले हुए थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ये मीटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनकी इतनी सारी डिमांड को देखने के बाद रिमरू आग बबूला हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। वहीं पर रिमरू काफी ज्यादा गुस्सा होने के साथ अपनी टैक्स को हवा में उछालते हुए उनसे कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब उसको इतना तड़कता भड़कता देखकर वहाँ के सारे बंदे एकदम घबरा गए थे, जबकि दूसरी तरफ रिमरू अपनी बात को रखते हुए कहता कि तुम लोगों ने यह प्रपोजल ये जानते हुए ही रखा था कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और ये डिमांड की इतनी घमंडी और बेतुकी लिस्ट। फिर वो आगे ये बात अपने मन में कहता कि काउंसिल की तरफ से रखी गई ये मांगे तो पूरी तरह से हद के बाहर थी। सबसे पहले वह चाहते थे कि हम अपने मैनेजमेंट को इंग्रासिया तक चलाएं और उनका सारा काम और खर्च टेम्पेस्ट उठाएगा। दूसरा, उन्होंने सबसे बेहतरीन क्वालिटी के वेपन मांगे। उनका मकसद वेस्टर्न नेशन की आर्मी को और स्ट्रॉन्ग बनाना था। उन्हें इसकी उम्मीद थी कि टेम्पेस्ट इसमें उनकी मदद करेगा। तीसरा, टेम्पेस्ट में जो डंजन मिला था वह इंसानों का खजाना था। इसका मतलब था कि काउंसिल को उसके मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का हक था। चौथा, काउंसिल में हमारी मेंबरशिप के लिए टेम्पेस्ट को हर साल एक तय फीस देनी होगी और सिक्योरिटी रीजन से हमारे काउंसलर के तौर पर सिर्फ इंसानों को ही चुना जा सकता था। जो सब सोचने के बाद वो काफी ज्यादा भड़कते हुए उनसे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे और मेरे लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि मैजेस्टी, हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था और हाँ, हम आपके देश के साथ बस अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। ये बात सुनकर रिमरू सीरियस टोन में कहता है, तो तुमने तय कर लिया कि मेरा नेशन तुम्हारे लायक नहीं था। जो सुनकर वहाँ के सारे लोग पहले से भी ज्यादा डर चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ रिमरू एम्बेरस फील करते हुए अपने मन में कह रहा था, लो मैंने कर दिखाया। पर यार मैं कितना बेवकूफ हूँ, इंसानों के साथ मैंने जितने भी रिश्ते बनाए थे वह सब एक ही झटके में बेकार हो गए। और अभी वो ये सब सोच कर परेशान हो ही रहा था, तभी रफाल उसको बताते कि नोटिस कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इस मीटिंग पर मेंटल इंटरफेरेंस के इफेक्ट की कंफर्मेशन कर ली है। जो सब जानने के बाद रिमरू परेशान होने के साथ अपने मन में कहता है कि इसका मतलब है कि कोई इन काउंसलर्स का इस्तेमाल करके इस मीटिंग में होने वाली घटनाओं को कंट्रोल कर रहा है। और इसके आगे की बात हमें रफाल से पता चलती है। हालांकि लॉर्ड के गुस्से की वेव ने उन काउंसलर्स पर जिन पर उनका इस्तेमाल किया गया था, उन्होंने अपने इफेक्ट के रूप में दरारें छोड़ दी हैं। क्या मैं मेंटल इंटरफेरेंस को कैंसिल करूं? जिस पर एग्री करते हुए रिमरू वहां पर एक चुटकी मारता है और इसी के साथ वहां पर जितने भी लोग किसी के कंट्रोल में थे वो सब आजाद हो जाते हैं। मैजेस्टी, रिमरू का गुस्सा बिल्कुल जायज है। हाँ बिल्कुल सही। भला ऐसे स्वार्थी मांगे कौन लिख सकता है? हाँ एकदम सही। पिछली मीटिंग में इन शर्तों का जिक्र तक नहीं हुआ था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर जोहान के तो होश ही उड़ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ रिमरू अपनी गद्दी पर बैठने के साथ कहा, लगता है उन काउंसलर्स को होश आ गया है। उसकी इस बात पर सुनर सवाल करती है, तुम्हारा मतलब है कि वह मेंटल कंट्रोल में थे? इस बात पर एग्री करते हुए रिमरू कहता कि तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे लगता है कि मेंटल इंटरफेरेंस के कारण उनका नजरिया बस संकुचित हो गया था। जो सब बताने के बाद वो अपने मन में कहने लगा, लेकिन यह कौन कर रहा है? क्या ये यूकी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वह है। वह ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा जिसका सबूत मैं पकड़ सकूं। तो क्या ये वह लोग हैं जो अभी भी पूरी तरह से शांत दिख रहे हैं, जबकि एक डीमन लॉर्ड ने अभी उन पर गुस्सा किया था? ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में अभी भी कोई प्लानिंग चल रही है। उसी वक्त वे रिमरू को चेतावनी देते हुए बताता है कि एक वेपन के साथ ग्रुप इसी तरफ आ रहा है। तभी दूसरी तरफ हम प्रिंस एल्रिक और उसके बाकी साथियों को देख पाते हैं, पर उनको अपने सामने देखने के बाद लेस्टर उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, इसका क्या मतलब है? और यहाँ पर अभी भी काउंसिल मीटिंग चल रही है। लेकिन प्रिंस एल्रिक और उसके बाकी के साथी उसके इस सवाल का जवाब नहीं देते, पर वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को काउंसिल की तरफ आते हुए देखने के बाद रिमरू अपने मन में कहने लगा, और जरा इन सभी लोगों को आते हुए देखो, इनमें से कुछ चेहरे तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। उसने पहले प्रिंस एल्रिक को नहीं देखा था, जिसकी वजह से लेस्टर अपनी औकात दिखाते हुए कहने लगा, प्रिंस एल्रिक, वैसे ये लोग कौन है? तभी हमें पीछे से गवान की आवाज आती है जो उससे कह रहा था, मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया है और उस बदमाश को यहाँ पर सबके सामने बेइज्जत करने के लिए, समझे? उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लेस्टर अब उस पर भड़कने के साथ कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो लॉर्ड गवान? क्या तुम पागल हो गए हो? साथ ही साथ वहाँ के लोग बातें करने लगे थे, आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या उन्होंने इंग्रासिया के किंगडम ने भेजा है? यहाँ तक कि जोहान भी उससे सवाल करता है, हे लॉर्ड गवान, मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्या तुम्हें पता है? उसको इतना भड़कता देख
देखकर गवान उसे शांत कराते हुए सब लोगों को बताना शुरू करता है। सच कहूँ तो यहाँ मौजूद हर कोई डीमन लॉर्ड रिमुरु से डरता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? इसलिए अब समय आ गया है कि हम डीमन लॉर्ड रिमुरु को टेक डाउन और उस पर अपना कब्जा जमा ले, और फिर ऑक्टाग्राम का एक प्लेयर साथ ही बेल्डोरा भी हमारे मोहरे बन जाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद लेस्टर हैरान होने के साथ ग्रेट रिमुरु से कहता है कि ये सब एक गलतफहमी है, काउंसलर्स की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी। लेकिन अब हिनाटा मैदान में उतरने के साथ उससे सवाल करती है, हाइनेस इसका क्या मतलब है? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए हेल्ड्रिक बताना शुरू करता है, हिनाटा तुमने मुझे निराश किया। ह्यूमैनिटी के मॉन्स्टर में से एक डीमन लॉर्ड से इतनी डर गई कि उसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया। अगर तुमने मेरे साथ कोलैबोरेट किया होता तो मैं तुम्हें सही मैनर्स सिखा सकता था। चलो मैं तुम्हारा इनसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये है गाये, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से ब्रिलियंट मर्सनरीज और फेमस मर्सनरीज का ग्रुप बर्ड की लीडर, और ये है उसके बाकी के मेंबर्स। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमुरु अपने मन में कहा कि अब समझ में आया, तो ये है टीम ग्रीन फ्यूरी का बॉस। जबकि एल्ड्रिक अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहना शुरू करता है, और ये मेरा पार्टनर नाइट है, एंग्रासिया का सबसे ताकतवर आदमी और नाइट ऑफ एंग्रासिया का कैप्टन। रेनर, मैंने डीमन लॉर्ड को हराने के लिए जितने भी ताकतवर आदमी ढूंढे उन्हें इकट्ठा किया, और ये सोचना कि वही अकेला ताकतवर है उसकी सबसे बड़ी अकड़ है। साथ ही साथ लेडी हिनाटा आप बस चुप रह सकती हैं और हमें इस डीमन लॉर्ड को गिराते हुए देख सकती हैं। और वैसे भी वेस्टर्न होली चर्च और आगे ल्यूबेनियस को इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। पर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए हिनाटा कहने लगी, मैं तुमको यहाँ पर ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकती, और यहाँ पर मैं तीसरे पक्ष के गवाह के तौर पर हूँ। अगर ये काउंसिल की इच्छा होती तो बात कुछ और होती, लेकिन मेरी सिचुएशन मुझे किसी पर्सन की मनमानी को नजरअंदाज करने की इजाजत नहीं देती। उसकी इस बात पर रेनर सामने की तरफ आते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम होली नाइट के कैप्टन हो या कुछ और। वैसे भी तुम तो इस छोटे मोटे डीमन लॉर्ड को भी नहीं हरा पाई और अब बस एक दूसरे की जख्म चाट रही हो। क्या मजाक है? मुझे पक्का यकीन है कि तुम डर के मारे अपनी पैंटी गीली करके वहाँ से भाग खड़ी हुई होगी, है ना? अब ये सुनकर हिनाटा का तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कैसे न कैसे करके खुद को संभाल रही थी। जबकि दूसरी तरफ एल्ड्रिक का कहना है, काउंसलर सब समय आ गया है जब आप अपनी साइड क्लियर करें, और क्या आप वह हीरो बनेंगे जो किसी डीमन लॉर्ड को जान से मार सकता है, या फिर आप समस्त मानव जाति के शत्रु बनेंगे? मुझे एल्ड्रिक वॉन एंग्रासिया को पूरा विश्वास है कि आप सही चुनाव ही करेंगे। इस पे रिमुरु अपनी सीट पे से खड़े होने के साथ उसको बताने लगा था, अरे रहने भी तो, इतना सब कुछ होने के बाद अब तुम वोट लोगे? जिस बात का जवाब देते हुए एल्ड्रिक बताता है कि बेशक ये काउंसिल की मीटिंग है, वैसे मुझे नहीं लगता कि वोट की भी कोई जरूरत है। तो चलिए अब वोटिंग शुरू करते हैं। हम सभी इसी वक्त डीमन लॉर्ड को हराएंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे। जो भी इस बात से सहमत है प्लीज खड़े हो जाएं। और मैं चाहूंगा कि आप सभी फिर से एक बार सोचें कि लॉर्ड गवान ने क्या कहा था। अगर हम डीमन लॉर्ड रिमुरु को अभी इसी वक्त हरा देते हैं, और वहाँ पर जब वो लोगों को भड़का ही रहा था तभी पीछे रिमुरु अपने मन में कहने लगा, उसमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, पर मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। उसी वक्त रफाल उसको बताने लगे, सोए नामक बंदे ने हर कंट्री की इन्वेस्टिगेशन करते समय रिश्तेखोरी के सबूत पाए हैं। जो सब जानने के बाद रिमुरु का कहना है, मुझे भी यही लगा था। वैसे क्या उन्हें यह नहीं पता है कि किसी फॉरेनर काउंसलर को खरीदना एक इंटरनेशनल मुद्दा है, और इसका सबूत मेरे पेट में ही है ना? तो जैसे ही मैं वह सबूत पेश करूंगा हमारा काम हो जाएगा। उसकी इस बात पर रफाल बताते कि नोटिस इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन मास्टर आपने बिना कोई प्रूफ सबमिटेड किए ही विक्ट्री हासिल कर ली है। अब ये सुनकर रिमुरु काफी ज्यादा खुश हो गया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एल्ड्रिक अभी भी उनको भड़काते हुए कह रहा था, और वोट्स के नतीजे आ गए हैं। मेजोरिटी में यह प्रपोजल अप्रूव हो गया है। यह ऑर्ब ऑफ डिमोनेशन है। यह एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के कैपेबल है। अब उस चीज को देखने के बाद रिमुरु अपने मन में कहता है कि रुको, ऑर्ब ऑफ डिमोनेशन? यह तो वही चीज है जिसका दिखावा मिलिम ने वॉल पर गिर्स के दौरान किया था कि वह उसके कंट्रोल में है। तभी एकदम से रफाल करने लगी, ये असली लगता है, लेकिन ऑर्ब ऑफ डिमोनेशन मास्टर को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं है। जबकि एल्ड्रिक ऑर्ब ऑफ डिमोनेशन को उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है कि डीमन लॉर्ड रिमुरु, अगर तुम बिना किसी फाइट के इसे पहन लोगे तो मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। और वैसे भी एक राजा को इतना उदार तो होना ही चाहिए कि वह ये जान सके कि विरोध करना कब बेकार है और बस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए रिमुरु कहता है कि मैं भी आपसे यही बात कह सकता हूँ योर हाइनेस, क्या आप वह पर्सन नहीं है जिसे रियलिटी एक्सेप्ट करने की जरूरत है? अब ये सुनकर एल्ड्रिक उसके इस सवाल का जवाब नहीं देता, पर वो पीछे की तरफ देखने लगा था कि कितने लोगों ने उसको वोट किया है। लेकिन जो बंदे खड़े हुए थे वही उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगे थे कि हम इस बात से सहमत नहीं हुए थे। अब उनको ऐसा बोलता देखकर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये लोग कुछ देर पहले इस बंदे के ही कंट्रोल में थे, लेकिन अब वो रिमुरु की पावर की वजह से एकदम आजाद हो चुके हैं। जो देखने के बाद रिमुरु अपने मन में कह रहा था, अरे कितना मजेदार है ये। उसे लगा था कि वह रिश्वत और दिमागी दखलंदाजी से जीत जाएगा, लेकिन जिन काउंसलर्स के साथ उसकी मिली भगत थी उन्हें होश आ गया है और उन्हें एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे थे। यहाँ तक कि एल्ड्रिक उन पर गुस्सा करते हुए कह रहा था, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? और उसका साथ देते हुए गवान सब लोगों को समझा रहा था, प्रिंस एल्ड्रिक सही कह रहे हैं। अगर आप अपना वादा तोड़
तोड़ते हैं तो मेरी किसी भी मदद पर भरोसा मत करना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लेस्टर हैरान होते हुए उससे पूछता है, तुम्हारा इससे कहने का क्या मतलब है? अब उसके इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए लेस्टर को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि अब वो बुरी तरह से फंस चुका है। जबकि दूसरी तरफ रेमरो उसके काले चिट्ठे खोलते हुए बता रहा था, लारबाज किंगडम में बाढ़ की रोकथाम के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क और कर्नाटक किंगडम में फूड आइटम सप्लाई में मदद। ऐसा प्रतीत होता है तुमने हर किसी कंट्री से किसी न किसी मदद करने का वादा किया है, लेकिन अगर ये सौदा रद्द हो जाता है, यानी अगर वे आपकी बात नहीं मानते हैं, तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर की गई रिश्वतखोरी होगी। अपनी पोल पट्टी खुलता देखकर गवान उससे सवाल करता है कि तुमको इसके बारे में कैसे पता? जिस बात का जवाब देते हुए रिमरू बताता कि मैंने अपने लोगों से कुछ रिसर्च करवाई थी, क्योंकि मुझे चिंता थी कि कोई मेरी बात पर यकीन करेगा या नहीं, लेकिन अब तो तुमने खुद ही इसे मान लिया है। जो सब जानने के बाद वहाँ के सारे बंदर इसी बात पर चर्चा करने लगे थे, लेकिन ये बात रैनर को पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपनी सोर्ड को बाहर की तरफ रेज करते हुए कहने लगा, बस बहुत हो गया ये गेम। प्रिंस एल्रिक, अपने गोल को छोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं खुद उस डीमन लॉर्ड को हरा दूं तो सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सुलझ जाएंगी। रैनर को बीच में पड़ता देखकर गवान काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है कि बिल्कुल सही, हमारे पास अभी भी तुम हो, हमारा तुरुप का पत्ता। फिर अब यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर ग्रीन फ्यूरी का बॉस उससे कह रहा था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हमने सिर्फ ये वादा किया था कि हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। उनकी ऐसी बातों को सुनकर गाइए उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, कायर लोग ही हमारे रास्ते में आ जाते हैं। जो सब जानने के बाद रिमरू ने भी अपने मन में कहा, अच्छा तो शायद वर्ड का इन सबसे कोई भी मतलब नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि वे अभी एक ही तरह के लोग नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ लेस्टर का कहना है, तुम लोग अभी भी इस बेवकूफी पर अड़े हुए हो, और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी उन दोनों बंदों ने उस पर अपनी सोर्ड रेज कर दी। अब इस सीन को देखने के बाद लेस्टर तो काफी ज्यादा घबरा गया था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रेमरू अपने मन में कहा कि तो क्या वे अब सख्त कदम उठाएंगे? मेरा मतलब है मैं तो खुद उनसे लड़ने को तैयार हूँ। अब इस पे रफाल उसको एक सलाह देती है, अगर आप उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगी। इस बात को तो रेमरू अच्छे से जानता था। तभी वहाँ पर हिनाटा आते के साथ रेमरू से कहती है कि इसे मैं संभाल लूंगी। साथ ही साथ एक गवाह के तौर पर मैं इस तरह की हिंसा को नजरअंदाज नहीं कर सकती, और इसके अलावा इस आदमी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। उसके सवाल का जवाब देते हुए रैनर बताता है कि क्या मजाक है, अगर तुम मेरी औरत बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी देखभाल करने को तैयार हूँ। इस बात की वजह से हिनाटा का गुस्सा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। अब ये बंदा जिंदा बचेगा या नहीं ये तो हिनाटा पर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ से गवान का कहना है, अरे अरे सर रैनर, क्या ये आपके तरफ से थोड़ा रूड नहीं है? वैसे मुझे इस डीमन लॉर्ड में इंटरेस्ट है, उसे अपने काबू में रखना मजेदार होगा। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ अपने मन में कहा कि क्या वह बूढ़ा आदमी सचमुच में मुझे चाहता है? फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर हिनाटा उसको बताती है कि औरत ने नरमी से चेतावनी देने के बाद भी मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने बेवकूफ हो। जिसका जवाब देते हुए रैनर फ्लेक्स मारते हुए कहता है, मुझे लगता है कि सैंड के तौर पर मिली हुई इज्जत तुम्हारे सर चढ़ गई है। मैं ग्रासिया का सबसे ताकतवर आदमी तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम असल में हो कौन। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गाइए का कहना है, तो फिर क्या तुम मुझे डीमन लॉर्ड को मेरे हवाले कर दोगे? जिस बात पर रैनर पूरी तरह से एग्री था। अब ये सुनकर गाइए काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहा कि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई डीमन लॉर्ड मेरी नई होली सोर्ड से बच पाएगा या नहीं। अब ये सुनकर रिमरू अपने मन में कह रहा था, अगर वह मुझसे फाइट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले डंजन को हराना होगा, तो इसका मतलब है कि ये काम मैं बेनीमारू को सौंप सकता हूँ। उससे पहले ही सूना बीच में आते हुए बोल पड़ी, मैं इतनी देर से बस चुपचाप सुन रही हूँ, लेकिन तुम लोगों ने ग्रेट रिमरू के प्रति हद से ज्यादा बदतमीजी कर दी है। अब इस बंदे को अपने सामने देखने के बाद गाइए हंसने के साथ कहता है कि तुम तो बस हमें आंक रहे हो डीमन लॉर्ड रिमरू। वैसे क्या तुम्हें कमजोर छोटी सी बच्ची के परछाई में छिपते हुए शर्म नहीं आती? उसी वक्त सूना सामने की तरफ आते हुए कहती है, चुप रहो, तुम तो ग्रेट रिमरू या मेरे भाई से फाइट करने के लायक भी नहीं हो। ये बात तो सीधे उसके दिल पे जा लगी थी। यहाँ तक कि वो उससे कहता कि मैं किसी पर दया भी नहीं दिखाता, यहाँ तक कि लेडीज और बच्चों पर भी नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेनीमारू रिमरू से कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो मैं इसमें शामिल होना चाहूंगा। जिस बात पर एग्री करते हुए रिमरू कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम ठीक रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सूना ने इस आदमी का एनालाइज पहले ही पूरा कर लिया है। दूसरी तरफ रैनर अपने सामने वाली अपोनेंट को देखने के साथ कहता है कि लगता है ये बैटल देखने में काफी बोरिंग होगी, पर मुझे लगता है कि ये बात इस वाली पर भी लागू होती है, क्योंकि यह तो पलक झपकते ही खत्म हो जाएगी। जो सब कहने के बाद उसने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधे हिनाटा पर अटैक कर दिया था। उसको इतनी तेजी से अपनी तरफ बढ़ता देखकर हिनाटा उसके अटैक को डॉज करने के बाद पलक झपकते ही उसको हरा देती है, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। साथ ही वो उससे कहती है, जल्दी से खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम एंग्रासिया के सबसे ताकतवर आदमी हो, है ना? उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैनर को अपनी औकात पता चल चुकी थी, यहाँ तक कि वो उसके घुटनों के बल आ चुका। अपने नाइट की ऐसी हालत को देखने के बाद एल्रिक उसे समझाता है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम तो मेरे नाइट हो, और वैसे भी हिनाटा द सैंड तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैनर टेसुए बहाते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, मैं उसे नहीं हरा सकता। फिर हम यहाँ पर आते हैं जहाँ पर गाइए ने अपनी होली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधे सूना
पर अटैक कर दिया था। लेकिन सुना बड़े आराम से अपने फैन को बाहर की तरफ निकालते हुए उसके होली स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देती है। अब ये देखकर उस बंदे की आंखें फटी की फटी रह गए थे, जबकि सुना उसका मजाक बनाते हुए कहने लगी, मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि यह होली स्वॉर्ड है, पर लगता है यह तो बस एक कचरा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गाये उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि मैं किसी मॉन्स्टर को मुझे नीचा दिखाने की परमिशन नहीं दे सकता, और वो टूटी हुई स्वॉर्ड से ही उस पर लगातार अटैक करे जा रहा था। लेकिन सुना काफी इजीली तरीके से उसके अटैक को बार बार ब्लॉक करे जा रही थी। अपने सामने इस मंजर को देखने के बाद रिमरू हैरान होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सुना हाथ में हाथ मिलाकर भी लड़ सकती है। ये बात सुनकर बेनीमारू इम्प्रेस होते हुए कहता कि उसने हाकुरो से मार्शल आर्ट सीखी है, जबकि दूसरी तरफ सुना ने उसको एक ही बारे में धूल चढ़ा दी थी। यहाँ तक कि वो एक स्पेल को कास्ट करते हुए कहने लगी, मैं ये प्रार्थना ईश्वर के समक्ष रखती हूँ और मैं आत्माओं की शक्ति की कामना करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरी इच्छा पूरी करो और सब कुछ समाप्त कर दो, डिस्ट्रैक्शन। अब ये देखकर वो बंदा उसको यहीं पर रुकने को कह रहा था, लेकिन अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से लाइट एनर्जी अनलीश होने लगी थी, जिसकी वजह से ऐसा लगने लगा था कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन उसके अटैक के खत्म होने के बाद भी उसके जरा से प्रेशर नहीं वहाँ के सभी लोगों को हिला दिया था। जबकि रिमरू भी हैरान होते हुए कहता है कि अरे यार, क्या सुना ने उस आदमी को सच में मार दिया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो आदमी अभी तक मरा नहीं था, लेकिन उसके कपड़े जरूर जा चुके थे। अब उस बंदे को सही सलामत देखने के बाद सुना उसको समझाती है कि मुझे लगता है कि मुझे उन स्पेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जिनकी मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मेरी स्किल अभी भी काफी अंडर डेवलप है, इसलिए वह स्पेल चूक गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू हैरान होने के साथ कहता है कि इतने शानदार कंट्रोल के साथ इसे करने के बाद वह ये कह रही है, क्या बात है। फिर वो सीधे एल्ड्रिक से सवाल करता है, क्या तुम अभी भी आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन एल्ड्रिक ने सीधे साफ तौर पर मना कर दिया था। जो सुनकर रिमरू खुराफाती आइडिया लगाते हुए अपने मन में कह रहा था, अब मैं उससे इसके लिए पैसे कैसे मांगू। तभी एकदम से रफेल उसको बताने लगी थी, मैंने कुछ दूरी से ही किलिंग इंटेंट को भाप लिया है और उसका निशाना एल्ड्रिक नाम का पर्सन है। अब ये सुनकर रिमरू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ अपने डिटेक्टिंग सर्कल को इनहेंस करना शुरू कर दिया था। तभी सामने की तरफ उसको एक लड़की दिख जाती है, जिसको देखने के बाद वो कहता है कि ये जरूर वही होगी, पर इसके पास एक हैंडगन है, लेकिन वहाँ से वह उस तक पहुँच ही नहीं सकता। जिसके बाद उस लड़की ने उसको फायर कर दिया था। तभी एकदम से रफेल उसको बताने लगे, यह स्पेशल कनेक्शन है, एक तरह का स्पेशल मूवमेंट। अब उस बुलेट को उसके इतना करीब देखकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही रिमरू अपने बेल्ज़ेबब का इस्तेमाल करने के साथ उस बुलेट को अपने हाथ में पकड़ लेता है। जिसके बाद हिनाटा सीधे एल्ड्रिक की तरफ बढ़ते हुए पूछ रही थी, क्या तुम ठीक हो एल्ड्रिक। जबकि ग्रीन फ्यूरी का बॉस काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कह रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने पल भर में ही उसे ब्लॉक कर दिया। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लेस्टर उस बुलेट को अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि यह इतनी सी छोटी चीज किसी की जान ले सकती है। जिस बात का जवाब देते हुए हिनाटा बताती है कि यह एक बुलेट है और इसे चलाने के लिए किसी खास टूल की जरूरत होती है। ये बात सुनकर लेस्टर सवाल करने लगा था, लेकिन कोई प्रिंस एल्ड्रिक को क्यों टारगेट करेगा। जिसका जवाब देते हुए हिनाटा बताते कि शायद उनका इरादा डेमन लॉर्ड रिमरू को फंसाने का था। अगर इस बीच प्रिंस एल्ड्रिक की मौत हो जाती तो सबसे पहला शक उन्हीं पर जाता। दूसरी तरफ एल्ड्रिक निराश होते हुए कह रहा था, उन बेवकूफों को तो बस इस्तेमाल किया जा रहा था किसी मोहरे की तरह, वैसे क्या मैं हमेशा के लिए निशाना ही बना रहूंगा। उसकी इस बात पर रिमरू बताता कि अरे मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक रहोगे, क्योंकि वह जो कोई भी था उसकी प्लानिंग पहले ही नाकाम कर दी गई है। पर एल्ड्रिक उसे समझाता है कि लेकिन मैं थ्रोन के लिए नेक्स्ट लाइन के लिए उनके लिए यूजफुल हूँ। ये बात सुनकर रिमरू कहता कि मुझे नहीं लगता कि एंग्रासिया इतना भोला है कि इतनी बेवकूफी करने के बाद भी किसी प्रिंस को हाई पोस्ट पर बनाए रखे, लेकिन हाँ, जिंदगी में किंग बनना ही सब कुछ नहीं होता। पर क्यों ना तुम अपनी इन सब की गलतियों का प्रायश्चित करो और फिर आराम से बैठकर सोचो कि तुम अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद एल्ड्रिक हैरान होने के साथ कहता है कि मैंने सोचा था कि एक डीमन लॉर्ड ज्यादा डरावना होगा और इंसानों से नाराज होगा। उसकी इस बात पर रिमरू बताता कि वैसे मैं तो एक पैसा पेस्ट हूँ। अब ये सुनकर एल्ड्रिक एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं कितना बेवकूफ था, कितनी आसानी से धोखा खा गया। गवान, हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बात सुनकर गवान बहाने मारते हुए कहता है कि आपका क्या मतलब है, और मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये सुनकर एल्ड्रिक उस पर गुस्सा करने के साथ कहता है कि वो तुम ही थे उस प्लान के साथ जो मेरे पास आए थे। लेकिन अब तो वो इस बात का प्रूफ दिखाने को कह रहा था, जिसकी वजह से एल्ड्रिक के तो होश ही उड़ जाते हैं। जो सुनकर रिमरू अपने मन में कहने लगा, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम उसे अपनी गलती कबूल करने के लिए कैसे मनाएं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर एक सोल्जर बता रहा था, मैजेस्टी एंगल पधार रहे हैं, इसलिए प्लीज पीछे हट जाओ। जिसके बाद एंगल सीधे डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे, टेम्पेस्ट के डीमन लॉर्ड, ऐसा लगता है कि मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। ये बात सुनकर रिमरू कहता है कि हाँ, कुछ हद तक, लेकिन मुझे लगता है कि हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एंगल कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि मैं अपनी माफी और ग्रेटिट्यूड एक किंग के रूप में नहीं बल्कि एक डैड के रूप में अर्पित करता हूँ। इस पे रिमरू उसे माफ करते हुए कहने लगा था कि मैंने उसे माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार ऐसा
नहीं होना चाहिए। जिस बात पर एग्री करते हुए एंगल का कहना है, मैं भी आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए रीमरू तैयार हो जाता है। फिर वो गवान की खबर लेते हुए कहने लगे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा ईमानदारी से जवाब देने का कोई भी इरादा नहीं है, इसलिए तुम्हारी सजा का फैसला मैजिकल इंक्विजिटर्स में ही होगा। अब ये देखकर गवान उनसे भीख मांगते हुए कह रहा था, कृपया करो, मुझे बख्श दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, प्लीज रहम करो। अपने सामने इस खौफनाक नजारे को देखने के बाद जोहान अपने मन में कहता है कि क्या ये मारिया बेल की प्लानिंग का एक और हिस्सा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा और वे क्या सोच रही है। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर बैकग्राउंड में रीमरू बता रहा था। इसके बाद सभी साजिशकर्ताओं को वहाँ से हटा दिया गया। बाद में मीटिंग फिर से शुरू हो गई और 3 बिंदुओं को दोबारा से विचार करके मंजूरी दे दी गई। पहला, टेम्पेस्ट को एक नेशन के रूप में मान्यता दी जाएगी। दूसरा, टेम्पेस्ट को फॉर्मल रूप से काउंसिल में शामिल किया जाएगा। तीसरा, काउंसिल टेम्पेस्ट को मिलिट्री अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी। ये सभी प्रपोजल कंसेंसस से लागू हो गए और इन सब के जरिए मैंने एक अहम बात सीखी, काउंसलरों के सारे धोखे और दिमागी खेल मेरे बस की बात नहीं है। अब से ये सब रफाइल ही संभालेगी। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर उसी लड़की की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो काफी ज्यादा परेशान होने के साथ कह रही थी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे अभी भी प्रिंस एल्ड्रिक की मौजूदगी का एहसास हो रहा है और एक और फायरिंग मैं नहीं कर सकती। यह साफ है कि मैंने उस डीमन लॉर्ड को कम आंका। उसी वक्त वहाँ पर सुए समन होने के साथ उसे समझाने लगा था, तुम ग्रेट रीमरू को कम आंक रही हो और मर्डर के कोशिश में नाकाम होने के बाद भी यहाँ पर रुके रहना तुम्हारी मूर्खता है। अब उसको अपने सामने देखने के बाद उस लड़की ने अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट कर दी थी। और हाँ, मेरे एग्जाम शुरू हो चुके हैं, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो सकती है, तो फिर मिलते हैं। sayonara।